स्टोरी की स्टार्टिंग में हम एक कैब को देखते हैं और उसी कैब के अंदर एक लड़की बैठी थी जो हमारी फीमेल लीड होती है, जिसने अपना फेस कवर कर रखा था। कैब का ड्राइवर उसे देखता है और कहता है कि लगता है कि तुमने बहुत ज़्यादा शराब पी ली है, क्या तुम मुश्किल दौर से गुजर रही हो। वो लड़की कहती है कि नहीं, मैं बस डीजी फील कर रही हूँ और सोचती है कि मुझे सोना नहीं चाहिए, लेकिन मैं अपनी आंखें खुली नहीं रख सकती। लड़की को इस तरह से देखकर वो ड्राइवर एक हल्की सी मुस्कान देता है और उसको एक सुनसान प्लेस पर ले जाते हैं। फिर हम उसे उस कार के अंदर दो शख्स के बीच में देखते हैं, जिनमें से एक कहता है कि जल्दी करो और उसे पकड़ो। अरे यार, उसकी बॉडी को तो देखो। तभी हमारी फीमेल लीड को होश आने लगता है और वो पूछती है कि तुम ये सब क्या कर रही हो। तो वो ड्राइवर कहता है कि क्या तुम जाग रही हो। गुड, ये अच्छी बात है, वैसे भी मैं तुम्हें जगाने ही वाला था। तो दूसरा कहता है कि बस यहीं पर बैठी रहो, तुम्हें वाकई में बहुत अच्छा टाइम बिताने का मौका मिलेगा। तो फीमेल लीड उससे कहती है कि आज का काम यहीं पर ख़त्म क्यों नहीं कर देते। तो दूसरा बंदा उससे पूछता है कि अब उसने क्या कहा। तो ड्राइवर कहता है कि अरे ये तो बहुत ही ज़्यादा क्यूट है, इस तरह की लड़कियां ही तो सबसे ज़्यादा चीखती और चिल्लाती है, तो चलो हम इसे शुरू करते हैं। तभी वो लड़की ड्राइवर को हिट करती है। ये देखकर दूसरा बंदा चौंक जाता है। हमारी फीमेल लीड, जिसका नाम हाना होता है, वो कहती है कि मैंने तुम सबको वार्निंग देने की कोशिश की थी ना। कुछ देर बाद हम वहाँ पर पुलिस को देखते हैं। एक बंदा कार से बाहर निकलता है और चिल्लाते हुए हाना को आवाज़ देता है। वही हाना उसकी साइड देखती है और कहती है कि तुम सब आ गए। तो वो बंदा कहता है, ओ मुझे पता ही था तुम ऐसा ही करोगी। उनके साथ और भी लोग थे, जिनमें से एक पर्सन पूछता है कि ये कौन है, कि ये लड़की कौन है। तो दूसरा बंदा उसे बताता है, क्या तुम एजेंट लिहाना को नहीं जानते हो। वो एक टॉप काउंटर एजेंट है और एक स्पेशल मिशन यूनिट ने उसे चुना था और वो आज तक किसी भी मिशन में फेल नहीं हुई है, इसलिए उसके ऊपर रखा गया प्राइस बहुत ही हाई है। और हाँ, उसका एक जुड़वा भाई भी है जो इंटेलिजेंस सर्विस में है। मुझे लगता है कि वो उसका इकलौता जिंदा रिश्तेदार है, इसलिए क्या वो और भी ज़्यादा लेजेंडरी नहीं लगती है। इस पे दूसरा बंदा कहता है, ओ तो ये भाई बहन की जोड़ी एक गवर्नमेंट कंपनी और खुफिया एजेंसी दोनों के लिए काम कर रही है। तभी हम दूसरी तरफ देखते हैं, जहाँ पर वो बंदा हाना पर चिल्लाते हुए कहता है कि तुम्हारी प्रॉब्लम क्या है, मैंने तुमसे कहा था कि किसी को भी मत मारना। तो हाना कहती है कि हाँ, मैंने ऐसा नहीं किया है। वो बंदा चिल्लाते हुए कहता है, क्या तुम सच में ऐसा कह रही हो, ज़रा तुम उसकी हालत तो देखो। तो हाना कहती है कि मैं नशे में थी, मैंने बस सेल्फ डिफेंस में रिएक्ट किया है। तो वो बंदा हाना को गुस्से में देखता है। हाना कहती है कि वेल, शायद मैंने कुछ ज़्यादा ही जल्दबाजी कर दी। फिर वो उसे एक फ़ोन और नाइफ देते हुए कहती है कि ये एविडेंस है जिसका उन्होंने यूज़ किया था। हमें क्राइम सीन में एक रिकॉर्डिंग मिली है, उन्होंने मुझे नाइफ से धमकाया। तो ये अटेम्प्ट मर्डर और रॉबरी का मामला है। अगर हम उन सभी घिनौनी चीज़ को भी गिने जो उन्होंने मुझ पर छोड़ी है, तो ये और भी ज़्यादा है। फिर वो देखती है कि वो बंदा एविडेंस को अच्छे से पैक कर रहा था। तो हाना कहती है कि इसे उतारो, लेविट। तो लेविट ये सुनकर डर जाता है और पूछता है, क्या मेरे कपड़े। तो हाना कहती है कि क्या तुम चाहते हो कि मैं इस तरह से दिखूं। तो लेविट कहता है, ठीक है, जैसा तुम चाहो वैसा करो। लेविट हाना को अपनी शर्ट देता है और कहता है कि वैसे तुमने अच्छा काम किया है, अगर तुम नहीं होती तो वो फिर से बच निकलते। हाना चेंज करते हुए कहती है कि बातें करना आसान है, मुझे पेमेंट कैश में चाहिए। तो लेविट दूसरी साइड घूमते हुए कहता है, क्या तुम यहीं पर चेंज करने वाली हो। तो हाना कहती है कि सब्जेक्ट को चेंज मत करो, मुझे पता है कि उन दोनों के जेल जाते ही तुम्हें प्रमोशन मिल जाएगा। तो लेविट कहता है कि ठीक है, नेक्स्ट पैकेट मिलते ही मैं तुम्हें ट्रीट दे दूंगा, चलो। तो हाना कहती है कि हाँ, बस इन सब में मेरे इन्वॉल्वमेंट को सीक्रेट रखना। तुम्हें पता है कि किसी को भी इसके बारे में पता नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो लेविट कहता है कि हाँ, फिक्र मत करो। वैसे दुई कैसा है और वो आजकल कहाँ पर है। तो हाना कहती है कि वो हर जगह ट्रिप कर रहा है और उसे ड्यूटी से डिस्चार्ज होने के तुरंत बाद ही असली मिशन मिलने शुरू हो गए थे।
सुना है एनएच तो ये कहती है कि वो हमेशा से ही बहुत ही इंटेलिजेंट था। मैं ये सिर्फ इसलिए नहीं कह रही हूँ क्योंकि मैं उसकी सिस्टर हूँ। वो सच में अपने काम में बहुत ज़्यादा अच्छा है। तभी उसे एक अननोन नंबर से कॉल आता है। वो सोचती है ये तो कैम्बोडियन नंबर है, क्या ये हो सकता है। हाना को यहाँ पर लगता है कि उसे उसके भाई ने कॉल किया है और वो कॉल जल्दी से रिसीव करती है और कहती है कि हेलो दुई। तभी सामने से एक डरावनी वॉइस आती है। वो कहता है कि क्या ये ली की सिस्टर है। तो हाना थोड़ा सा डर जाती है और हाना कहती है कि हाँ मैं हूँ। तो सामने वाला बंदा कहता है कि मिस ली, मैं नेशनल सिक्योरिटी और इंटेलिजेंस सर्विस से कॉल कर रहा हूँ। फिर वो आगे कहता है। तो हाना पूछती है कि तुम क्या कह रहे हो। तो सामने वाला बंदा कहता है कि तुम्हारा भाई वो अपने आखिरी मिशन में सरवाइव नहीं कर पाया। तो तभी लेफिट चिल्लाते हुए कहता है हे हाना, तुम कब तक फ़ोन पर बातें करती रहोगी। हाना लेफिट को इग्नोर कर देती है और चिल्लाते हुए कहती है कि मुझसे झूठ मत बोलो कमीने। तो वो फ़ोन वाला बंदा कहता है कि मुझे माफ़ करना हाना। तो हाना कहती है कि इस बात का कोई मतलब नहीं बनता, दुई ऐसे कैसे कर सकता है, ऐसा होने की पॉसिबिलिटी ही नहीं है। इसके बाद वो बंदा फ़ोन काट देता है। तो हाना ज़मीन पर बैठकर रोने लगती है। लूफिट भागते हुए उसके पास जाता है और हाना सोचती है ये पेन ऐसा लग रहा है कि मैं एक साथ बहरी और अंधी हो गई हूँ। ये तो बस किसी भयानक बुरे सपने जैसा है। फिर वो एक फ्लैशबैक को याद करती है जहाँ हाना बेड पर सोई हुई थी। दुई उसके पास आता है और रोते हुए कहता है मुझे माफ़ करना हाना, मुझे माफ़ करना। काश मैंने खाने की शिकायत ना की होती तो तुम्हें सज़ा नहीं मिलती। ये सब मेरी गलती है, तुम तो बस मुझे बचाने की कोशिश कर रही थी। तो हाना उसके गालों पर हाथ रखती है और कहती है कि तुमने कुछ भी गलत नहीं किया है। दुई, तुमने कहा था कि जब तुम कुछ चीज़ें खाते हो तो तुम्हारी बॉडी में इचिंग होने लगती है ना, तुम्हें उसे खाने के लिए मजबूर करने के लिए टीचर की ही गलती थी। दुई हाना का हाथ पकड़ता है और कहता है जब मैं बड़ा हो जाऊंगा तो मैं ये पक्का करूंगा कि कोई भी तुम्हें चोट ना पहुंचा सके। मैं तुम्हें प्रोटेक्ट करूंगा और ये मेरा प्रॉमिस है। तभी हाना अपनी आंखें खोलती है दुई और अपनी फ़ोटो की तरफ देखते हुए कहती है कि दुई, तुम ही हो वो जिसकी वजह से मैं इस कंट्री वापस आई थी। तभी वो किसी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस के वाइब्रेशन की वॉइस सुनती है और वो उस डिवाइस को ढूंढने लगती है और सोचती है कि ये आवाज़ कहाँ से आ रही है। क्या ये यहाँ पर नहीं, कहीं वो नीचे से तो नहीं आ रही है। फिर वो अपने बेड की साइड देखती है और उसके ऊपर से ब्लैंकेट हटाती है। फिर वो मैट्रेस को देखती है कि वहाँ पर एक हॉल बना हुआ था। तो वो अपने हाथ को उसके अंदर डालती है और देखती है तो उसे उसके अंदर से एक फ़ोन मिलता है। वो उस फ़ोन को देखते हुए कहती है कि क्या ये वही हो सकता है। जैसे ही वो फ़ोन को ओपन करती है तो कोई उसमें चिल्लाते हुए कहता है कि हाना। तो हाना कहती है कि दुई, तुम कहाँ पर हो और ये क्या तमाशा चल रहा है। उसके भाई की आवाज़ उसे कट कट कर आ रही होती है जो उसका नाम ले रहा होता है। तो हाना सोचती है कि सिग्नल कम है और कॉल भी डिस्कनेक्ट हो सकता है। वो कहती है कि दुई, इंटरनेट कनेक्शन ख़राब है इसलिए मुझे जल्दी से अपनी लोकेशन बताओ। तो दुई कहता है कि पेरेंटी बिल्कुल भी सही नहीं है इसलिए केयरफुल रहना। तो हाना अपने रूम से बाहर निकलते हुए सोचती है मुझे कुछ करना ही होगा और वो कहती है कि दुई, फ़ोन मत काटना, मैं तुम्हारी लोकेशन ट्रैक करने जा रही हूँ। तभी वो रुक जाती है और सोचती है कि हाना काम डाउन, एजेंसी ने कहा है कि उसकी मौत हो गई है लेकिन वो अभी भी जिंदा है। उसने मुझे किसी ऐसे डिवाइस से कॉल किया है जिसे ट्राई और टैप नहीं किया जा सकता है, तो मैं भी उसे टैप नहीं कर सकती हूँ। कुल मिलाकर इसका मतलब है कि वो मुसीबत में है। फिर वो जल्दी से अपने सूटकेस को ओपन करती है और सोचती है मुझे जल्द से जल्द कंबोडिया जाना होगा, नहीं तो मैं सच में अपने भाई को खो सकती हूँ। फिर हम एक आइलैंड को देखते हैं और माफियाओं को दिखाया जाता है जिसका नाम गिलियो पेरेंटी होता है। उसके पास एक पर्सन आता है और वह कहता है जी हाँ, कंबोडिया में। वो बात टब से बाहर निकलता है और पूछता है कि इसका इंचार्ज कौन है। तो पोसिक नाम का बंदा कहता है कि निकोलो, और उसी सीन में उसे गोली मार दी गई थी। तो गिलियो पूछता है कि कंबोडिया में ही। तो वो कहता है कि हाँ। फिर वो पोसक से कहता है तुम इसे यूं ही इग्नोर नहीं कर सकते हो। गिलियो कहता है कि सब कुछ तैयार कर लो,
हम वहाँ पर जा रहे हैं। मैं श्योर हूँ कि वे हमारा वेट कर रहे हैं। इसके बाद हाना एयरपोर्ट पर होती है और वो कॉल पर किसी से बात कर रही थी। हाना कहती है कि तेजू रोना बंद करो और मुझे जवाब दो कि दुई की डेड बॉडी कहाँ पर है। तो तेजू कहता है कि हमें नहीं पता, हमें वो नहीं मिला था, वहाँ पे बॉम्ब विस्फोट हुआ था। तो हाना पूछती है एक बॉम्ब विस्फोट? तो तेजू कहता है हाँ, मुझे लगता है कि दुई ने कुछ चुराया है जो कि माफिया से बिलोंग करने वाली चीज़ है और उन्होंने ही उसे बाहर निकालने की कोशिश की होगी। हाना कहती है कि क्या तुम मजाक कर रहे हो? और सुनो तेजू, तुम्हें एयरपोर्ट पर सुबह आना होगा। तो ये सुनकर तेजू चौंकते हुए कहता है क्या, क्यों? रुको, तुम ऐसा नहीं सोच सकती। हाना कहती है कि तुमने कहा था कि तुम्हें अभी तक डेड बॉडी नहीं मिली है। वेल, मैं इसे ढूंढ लूंगी। और वो सोचती है कि साफ साफ कहूँ तो मैं अपने भाई को ढूंढ निकालूंगी, वो भी जिंदा। नेक्स्ट सीन में हम कंबोडिया के पैन स्ट्रीट को देखते हैं जहाँ पर हाना होती है और अपने हाथों को हिलाते हुए कहती है अरे यहाँ पर, ओहो यहाँ पर कितनी गर्मी है और वो तेजू कहाँ पर रह गया है। तभी तेजू चिल्लाते हुए हाना का नाम लेता है और कहता है हाना इस तरफ, हमारे लिए मैंने एक टुक टुक लिया है। ये बंदा तेजू चोई होता है जो कि इंटरनेशनल इंटेलिजेंस सर्विस का मेंबर है और दुई का सबसे क्लोज कलीग है। वो हाना के पास पहुंच जाता है। हाना पूछती है कि तुम्हारी कार कहाँ पर है। तो तेजू कहता है कि वो मेरे पास नहीं है क्योंकि मेरी आज ड्यूटी नहीं थी ना। तो हाना पूछती है तो फिर तुम ऑफिस क्यों गए थे? तो तेजू बोलता है कि ओ वो तो मुझे कुछ अर्जेंट काम को देखना था। ये कहकर वो जाने लगता है। तो हाना उसे शक भरी निगाहों से देखती है। इसके बाद हम उन्हें जाता हुआ देखते हैं। हाना उसे एक टैबलेट देती है और कहती कि मुझे नोट्स की जरूरत है। जैसे तुमने आखिरी बार दुई को कहाँ पर देखा था? तेजू घबरा जाता है और कहता है कि वो यहाँ से नॉर्थ में रिव की साइड किसी विलेज में। देखो, मुझे पता है कि तुम मुश्किल दौर से गुजर रही हो, लेकिन मुझे नहीं लगता कि तुम्हें इस तरह से इसमें इन्वॉल्व होना चाहिए। वो आगे कहता है और हाँ, अगर इंटेलिजेंस सर्विस को पता चलता है तो हालत सच में और बिगड़ सकती है। तो हाना कहती है ठीक है, उसका आखिरी मिशन क्या था और उसके जेब में किस तरह का ड्रग्स मिला था और बॉम्ब विस्फोट होते टाइम उसने किस तरह के कपड़े पहने हुए थे। तेजू, तुम हर एक बात मुझे डिटेल से बताओगे, नहीं तो फिर मैं तुम्हें दिखाऊंगी कि रियली में मुश्किल होने का मतलब क्या होता है। ये सुनकर तेजू घबरा जाता है और कहता है ठीक है, लेकिन ये मैं सब आखिरी बार बताऊंगा। इसके बाद हम हाना के ब्रदर दुई के अपार्टमेंट को देखते हैं जहाँ पर हाना सब कुछ चेक करने लगती है और सोचती है कि ये बिल्कुल तुम्हारे जैसा है दुई, एकदम क्लीन अपार्टमेंट। मैं चाहे जितना भी इसके बारे में सोचूं, तुम्हारी तय तुम्हारे नेचर से मेल नहीं खाती है। तभी उसे तेजू की कही गई बात याद आती है। उसने कहा था कि दुई और मैं किसी ड्रग्स नाम की चीज को ढूंढ रहे थे। सही से कहूँ तो हम उस माफिया को ट्रैक करने की कोशिश कर रहे थे जो इसे डिस्ट्रीब्यूट कर रहा था। इसे मेडिकल दवा जैसा दिखाना आसान है। फिर हम ड्रग्स की वजह से जिस जगह पर मिलने का प्लान बना रहे थे, दोबारा मिलने से ठीक पहले ही मेरा दुई से कांटेक्ट टूट गया था। मैं जल्दी से उसके पास गया और पूछा कि आखिर क्या चल रहा है और बाद में पता चला कि दुई का माफियाओं के साथ कनेक्शन था। हाना सोचती है कि मुझे नहीं पता कि मुझे तेजू पर भरोसा करना चाहिए या नहीं। हो सकता है कि उसने पहले ही अपने सुपीरियर को मेरे बारे में बता दिया हो। फिलहाल के लिए मुझे अब पहले से कहीं ज्यादा केयरफुल रहना होगा। यहाँ तक कि इस हाउस को भी पहले से ही किसी ने चेक कर लिया है। फिर वो आगे सोचती है कि दुई को डिसऑर्डर से इतनी नफरत है कि वो एक ऑब्जेक्शन बन चुका है और जो भी यहाँ था उसे ये सब पता था, लेकिन वो डिटेल को सही से समझ नहीं पाया, जैसे ड्रिंक्स लेवल की डायरेक्शन और कपड़ों को टांगने वाले हैंगर्स। मुझे अपने भाई द्वारा छोड़ी गई हर एक चीज को ढूंढना होगा, कुछ ना कुछ तो जरूरी होगा। फिर वो उसके रूम में जाती है। तभी वो एक लैम्प को देखती है और कहती है कि वो ये तो यहीं पर होना चाहिए था, पर वो यहाँ पर नहीं है। तभी वो एक फ्लैशबैक को इमेजिन करती है जहाँ हाना उस लैम्प को पकड़ रखा था। तो दुई पूछता है तुम्हारे पास क्या है? तो हाना कहती कि ओ ये तो एक छिपा हुआ प्रोजेक्टर है, बल्ब की जगह इसमें एक छोटा डिवाइस लगा हुआ है। स्विच ऑन करने पर ये एक नॉर्मल लैम्प जैसा बन जाता है।
फ्लैशबैक से बाहर आती है और हाना उस लैब के बटन को ऑन करती है जहाँ पर वो प्रोजेक्टर नहीं होता है। तो वो देखती है कि दुई तुम एकदम इडियट हो, अब मेरे पास कोई भी चांस नहीं है। फिर वो अपने फोन को बाहर निकालती है और कहती है कि मेरा उसे कांटेक्ट करने का कोई भी इरादा नहीं था। और फिर वो किसी को कॉल करती है तो सामने से एक वॉइस आती है, ये क्या हुआ, क्या तुमने नशे में धुत होकर गलत नंबर डायल किया है, ये क्या तुम किसी पुराने लवर की तरह मुझसे प्यार करते हो। तो हाना सोचती है कि इसीलिए ही तो मैं कॉल करना नहीं चाहती थी। वो पूछती है कि लोगन तुम कैसे हो, तो लोगन कहता है कि फॉर्मेलिटीज की कोई जरूरत नहीं है, एनीवे तुम कंबोडिया में क्या कर रही हो। तो हाना हंसते हुए कहती है कि मुझे लगता है कि तुम ही मेरे पुराने लवर हो या फिर एक स्टॉकर। तो लोगन कहता है कि मैंने तुम्हें बहुत याद किया, मैं तुम्हें स्टॉक किए बिना कैसे रह सकता हूँ। तो हाना हंसते हुए कहती है कि मुझे लगता है कि इसका मतलब है कि मैं तुमसे हेल्प मांग सकती हूँ और इसके बदले में मैं तुम्हें उस मैटर के बारे में इंफॉर्मेशन भेजूंगी जिस पर मैं काम कर रही हूँ। तुम्हें जो दिखेगा वो तुम्हें और भी ज्यादा पसंद आएगा। तो लोगन पूछता है कि ये किस तरह का केस है। तो हाना कहती है कि इस केस में एक माफिया भी इन्वॉल्व है, साफ साफ कहो तो क्लियोपेरेंटी माफिया डेविड मेयर। तो ये सुनकर लोगन कहता है कि और कुछ भी मत कहो, तुमने मेरे अटेंशन को ले लिया है, तुमने तो वाकई सच में बहुत बड़ा केस पकड़ लिया है, मैं जितनी जल्दी हो सके वहाँ पर पहुँच जाऊँगा। तो हाना कहती है और हाँ, वेपन्स और वो सभी चीज़ें जिसका मैं पहले यूज़ करती थी वो भी लेते आना। तो लोगन इस पर एग्री होता है। फिर वो कॉल को कट करती है और सोचती है, सच कहूँ तो दुई एक बार जब मैंने तुम्हें ढूंढ लिया तो तुम मुसीबत में, सच में मुसीबत में पड़ जाओगे। फिर हमें वैलेंटाइन डे के बारे में बताया जाता है। ये एक रोमांटिक नेम नहीं है जैसा कि सब सोचते हैं, क्योंकि जब वैलेंटाइन डे अपने एनिमीज के लिए आता है इसका मतलब सिर्फ और सिर्फ मौत होता है। कुछ वक्त बाद फिर कंबोडिया के वैलेंटाइन सेफ हाउस को दिखाया जाता है जहां पर दो बंदे थे। तभी वो वहां किसी को आता देखते हैं और उस पर गन पॉइंट करते हैं और उसे रुकने के लिए कहते हैं। तभी वहां पर बाइक से हाना आती है और अपना हेलमेट निकालती है। तो हाना को देखकर वो पर्सन खुश होकर हाना का नाम लेते हुए हाना को हक कर लेता है और कहता है कि तुम जिंदा हो, कितने दिन हो गए हैं। तो हाना कहती है आल्सो तुम मेरा दम घोट रहे हो। तभी वहाँ पर लोगन आता है जो कि वैलेंटाइन का हेड है और उसके बाद हमें उन्हें एक रूम में देखते हैं। वे प्रोजेक्टर को देखते हैं तो लोगन कहता है कि वाओ, हाई प्रोफाइल क्रिमिनल और उसके साथ ही एक माफिया। तो शॉर्ट में कहूँ तो क्लियोपेरेंटी ने तुम्हारे ट्विंस ब्रदर को मार दिया है। तो ये सुनकर हाना कहती है कि ऑफिशियली कहानी तो यही है कि वो मिशन के दौरान ही मारा गया था, लेकिन वो जिंदा है और वो सभी इंफॉर्मेशन को कंबाइन कर रहा है। तो लोगन कहता है और तुम्हें लगता है कि पेरेंटी ने तुम्हारे भाई को किडनैप किया है। तो वो कहती है कि मैं ये नहीं कह सकती, लेकिन मुझे अंदर से ऐसा लग रहा है कि वो भी इसमें इन्वॉल्व है। तो लोगन कहता है कि इसमें कुछ तो गड़बड़ लग रही है, पेरेंटी कभी किसी को भी किडनैप करने वालों में से नहीं है, वो डायरेक्ट उन्हें मरवा देता है।